जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, खबरों को थोड़ा रिफ्रेश कर देता हूं कि अमेरिका दावा कर रहा है कि अमेरिका के जो B-2 स्पिरिट नाम का जो एयरक्राफ्ट है, बॉम्बर एयरक्राफ्ट है, उसने फोर्डो नाम की इराक की न्यूक्लियर साइट को, जो बेहद सुरक्षित मानी जाती है, पहाड़ों से घिरी हुई 80 से लेकर 100 मीटर मोटी मोटी चट्टानों की दीवारों से घिरी हुई, जमीन के 100 मीटर अंदर तक, ऐसी जगह पर अमेरिका ने उसको तबाह कर दिया। जो बम वहां पर गिरा गया है, उस बम का वजन 13,600 किलो तक है। GBU-57A/8 नाम का जो ये बम है, ये इतना भारी भरकम बम है कि ये इकलौता इतना भारी भरकम बम है जो कि अमेरिका के पास है, और इसको कैरी कर कर लेकर जाने के लिए जो एयरक्राफ्ट चाहिए, B-2 स्पिरिट बॉम्बर, वो एयरक्राफ्ट भी इकलौता एयरक्राफ्ट है पूरी दुनिया में, और वो भी अमेरिका के पास है, किसी अदर कंट्री के पास नहीं है। ना ही चाइना के पास है, ना ही रशिया के पास है। दोस्तों, यहाँ पर पाकिस्तान का थोड़ा जिक्र करना चाहूंगा कि जैसे पाकिस्तान को कितना भी मारो कूटो, तोड़ दो, फोड़ दो, तबाह कर दो, लेकिन कभी भी पाकिस्तान ये इस बात को एग्री नहीं करेगा, कभी पाकिस्तान इस बात को नहीं मानेगा कि उसकी पिटाई हुई है। इसी बात का कनेक्शन ईरान से करके देखते हैं। अमेरिका कह रहा है कि अमेरिका ने उसकी सबसे सुरक्षित न्यूक्लियर साइट फोर्डो उड़ा दी। ईरान बोल रहा है कि हमारी उस न्यूक्लियर साइट पे तो किसी भी तरह का कोई भी नुकसान हुआ ही नहीं है। ईरान की मीडिया का दावा है कि उस फोर्डो नाम की न्यूक्लियर साइट के आसपास रहने वाले जितने भी लोग हैं, जितने भी रिहायशी इलाका है, उन लोगों ने जो वहां रह रहे हैं, किसी भी प्रकार के धमाके की कोई भी आवाज नहीं सुनी। जब धमाका ही नहीं हुआ तो फोर्डो नाम की न्यूक्लियर साइट तबाह कैसे हो सकती है, ऐसा ईरान दावा कर रहा है। अगर हम ये मान के चलें कि भी पाकिस्तान की तरह ईरान अपनी पिटाई को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, या फिर अपने उस नुकसान को छुपाने के लिए झूठ का सहारा ले रहा है, अपने नुकसान को छुपाने के लिए दुनिया को बरगला रहा है कि भी हमारी तो न्यूक्लियर साइट को कोई नुकसान हुआ ही नहीं, वो सुरक्षित है। दोस्तों, अगर इस ईरान के इस दावे को अगर झूठा मान भी लिया जाए कि वहां पर किसी भी तरह का कोई भी बमबारी या फिर विस्फोट हुआ ही नहीं है फोर्डो नाम की न्यूक्लियर साइट पे, लेकिन IAEA, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इसकी रिपोर्ट को कैसे जुटलाया जाएगा? क्योंकि IAEA तो अपने रिपोर्ट में यह दावा कर रही है, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, कि फोर्डो या फोर्डो के आसपास के किसी भी इलाके में किसी भी तरह का कोई भी न्यूक्लियर रेडिएशन के कोई भी निशान मिले ही नहीं। न्यूक्लियर रेडिएशन की कोई भी किसी भी तरह की लीकेज है ही नहीं। फोर्डो न्यूक्लियर साइट में जो न्यूक्लियर रेडिएशन को डिटेक्ट करने के जो सेंसर लगे हुए हैं, उन्होंने भी किसी भी तरह का कोई भी न्यूक्लियर रेडिएशन लीकेज सेंस किया ही नहीं। तो क्या इस बात को यूं माना जाए कि अमेरिका का जो दावा है वो झूठा है? अमेरिका ने किसी भी तरह की कोई बमबारी वहां पर की ही नहीं। अगर बमबारी हुई है अमेरिका की तरफ से, तो वो अपने निशाने से चूक गया। क्या इस बात को यह माना जाए कि अमेरिका को जहां फोर्डो के ऊपर अटैक करना चाहिए था, वो उसका अटैक चूक गया और वो उसका बॉम्ब फोर्डो नाम के न्यूक्लियर साइट के ऊपर गिरा ही नहीं, वो कहीं और गिर गया? क्या इस बात को यूं समझा जाए? दोस्तों, इस बात को देखकर तो 1990 का दशक याद आता है कि जब 1990 के दशक में अमेरिका ने इराक के ऊपर यह कह के अटैक किया था कि भाई इराक तो अमेरिका के ऊपर आक्रमण करने के लिए जैविक हथियार बना रहा है, केमिकल वेपन्स का निर्माण कर रहा है, और हो सकता है वो केमिकल वेपन्स का निर्माण कर भी चुका हो, और वो केमिकल वेपन्स इराक अमेरिका के अगेंस्ट यूज करेगा वॉर में। तो वहां बहाना केमिकल वेपन्स का था, यहाँ बहाना ईरान के मामले में, इराक के मामले में केमिकल वेपन्स, ईरान के मामले में परमाणु न्यूक्लियर वेपन। क्योंकि अभी तक ये कह नहीं रहे हैं कि
कि ईरान ने न्यूक्लियर वेपन निर्माण कर चुका है, ऐसा कोई दावा पेश नहीं हुआ है। और ये करीब करीब जो 1990 के दशक में अमेरिका और इराक, यहाँ ईरान, आज के टाइम में ईरान और इराक में कंफ्यूज मत हो जाना, मिलते जुलते नाम है, इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ। इराक और अमेरिका के बीच में जो युद्ध हुआ था वो रासायनिक हथियारों को लेकर हुआ था। अमेरिका की तरफ से दावा था कि इराक की जो सद्दाम हुसैन सरकार है वो रासायनिक हथियार यानी कि केमिकल वेपन्स का निर्माण कर रही है, और बहुत सारे केमिकल वेपन्स तो वो बना भी चुकी है। इसलिए केमिकल वेपन्स की आड़ में अमेरिका ने इराक के ऊपर अटैक किया, सद्दाम हुसैन की सरकार गिराई, सद्दाम हुसैन को जिंदा एक सुरंग में से बाहर अमेरिकी सैनिकों ने जिंदा उसको पकड़ा। सद्दाम हुसैन के ऊपर वॉर क्रिमिनल का केस लगाकर उसके ऊपर मुकदमा चला, मुकदमे में फांसी की सजा हुई और उसको फांसी पे लटका दिया गया और उसको मार दिया गया। मुझे यहाँ पर सेम कनेक्शन ऐसा लग रहा है इस ईरान और अमेरिका इजराइल की लड़ाई में कि यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन का बहाना बनाया जा रहा है। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि भी ईरान के पास इतना 60% प्यूरिफाइड यूरेनियम इकट्ठा हो चुका है। किसी भी न्यूक्लियर वेपन को बनाने के लिए 90% तक की प्योरिटी यूरेनियम में चाहिए होती है, लेकिन उसके पास इतना यूरेनियम इकट्ठा हो चुका है कि जिसकी प्यूरिफिकेशन 60% तक पहुंच चुकी है। अगर ईरान उस 60% प्यूरिफाइड यूरेनियम से अगर कच्चा पक्का परमाणु बम बनाने की कोशिश भी करे, क्योंकि उसके पास परमाणु बम बनाने का ब्लूप्रिंट भी है, 60% प्यूरिफाइड यूरेनियम भी है, तो वो 60% प्यूरिफाइड यूरेनियम भी है, और 60% प्यूरिफाइड यूरेनियम से ईरान परमाणु बम बना सकता है और वो असरकारी भी होगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि 90% ही चाहिए होता है। 90% की प्यूरिफिकेशन, वो प्यूरिफिकेशन का वो लेवल है जो किसी भी परमाणु हथियार को बहुत ज्यादा घातक बना देता है। लेकिन 60% प्यूरिफाइड यूरेनियम किसी भी परमाणु हथियार को उतना घातक नहीं बनाएगा, लेकिन असरकारक तो जरूर बना देगा। समझो किसी परमाणु हथियार को अगर गिरा जाए किसी जमीन पे, अगर उसका दायरा 100 किलोमीटर के एरिया को बिल्कुल खत्म करने का ही उसमें पावर है, तो 60% यूरेनियम, 60% प्यूरिफाइड यूरेनियम वाले परमाणु बम को गिराने से जो दायरा 100 किलोमीटर का है वो दायरा घट के 20 या 30 किलोमीटर का बन जाएगा, लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा विस्फोटक कार्रवाई कर देगा। अगर अनप्यूरिफाइड यूरेनियम से यानी कि 60% प्यूरिफाइड यूरेनियम से बम, न्यूक्लियर बम बनाया जाए तो। दोस्तों, ईरान और इराक का जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि इराक में तो केमिकल वेपन का बहाना, ईरान में न्यूक्लियर वेपन का बहाना, वहां पर रेजिम चेंज की गई थी, तो यहाँ पर भी रेजिम चेंज ही की जाएगी। रेजिम चेंज करने के लिए, रेजिम का मतलब है शासन, ईरान का शासन बदलने के लिए मुझे लगता है कि परमाणु बम का तो एक बहाना है। दोस्तों, जब इराक के ऊपर अमेरिका ने, उस टाइम की जॉर्ज बुश गवर्नमेंट ने सद्दाम हुसैन गवर्नमेंट के ऊपर, सद्दाम हुसैन सरकार के ऊपर जब अटैक किया, अटैक करने के बाद जब सब कुछ खत्म हो गया, बुश गवर्नमेंट ने सद्दाम हुसैन को फांसी भी दे दी, उसको मार दिया। और जब उसके बाद इंस्पेक्शन हुआ इराक में जैविक हथियार ढूंढने के लिए दुनिया ने बुश गवर्नमेंट से सबूत मांगा कि भाई हमें जैविक हथियार दिखाओ। आप लोगों ने वहां की रेजिम चेंज कर दी, इराक का राष्ट्रपति मार डाला, उसको फांसी दे दी। अब तो आपकी समर्थक गवर्नमेंट ही इराक के अंदर है, तो हमें वो जैविक हथियार दिखाए जाएं। लेकिन अमेरिका एक भी किसी भी किस्म का जैविक हथियार ना तो ढूंढ पाया इराक में,
और ना ही दुनिया के सामने वो दिखा पाया कि ये देखो ये जैविक हथियार हमें मिले हैं। वैसे ही ईरान का जब आज का जो आयातुल्ला खमेनेई जो ये तानाशाह है, अगर इसकी तानाशाही अमेरिका खत्म कर देता है, कुछ दिनों में अगर युद्ध विराम हो भी जाता है, अगर ये पकड़ा जाता है सद्दाम हुसैन की तरह, इसके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा, वॉर क्रिमिनल बनाकर उसको फांसी भी दी जाएगी, सब कुछ इसके साथ किया जाएगा, तो फिर दुनिया अमेरिका से पूछेगी कि भी हमें दिखाया जाए कि ईरान के पास 60% प्यूरिफाइड यूरेनियम कहाँ रखा है। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि अगर अमेरिका आयातुल्ला खमेनेई को जिंदा नहीं पकड़ पाया, उसको मार भी ना पाया, लेकिन इस युद्ध में ईरान को इतना ज्यादा कमजोर कर देता है और आयातुल्ला खमेनेई को अगर एटलीस्ट एट द एंड लास्ट में ये फील होने लगता है कि भी हो सकता है कि अमेरिका उसको हरा दे इजराइल के साथ मिलकर, या फिर उसको जिंदा पकड़ सकता है, या फिर लास्ट मोमेंट पे जैसे किसी इंसान को मरने से पहले ऐसा फील होता है कि भी तेरा तो बस थोड़ा सा समय बाकी है, तो कभी भी जिंदा पकड़ा जा सकता है या फिर मर सकता है। तो ऐसी कंडीशन में ये जो आयातुल्ला खमेनेई नाम का जो धार्मिक कट्टर शख्स है, इसके पास जितना भी परमाणु जखीरा है, चाहे वो यूरेनियम किसी भी लेवल का प्यूरिफाइड हो चुका हो, या फिर इसके पास जो परमाणु बम बनाने के ब्लूप्रिंट है, वो ये लश्कर तैयबा को दे सकता है, हिजबुल्ला को दे सकता है, हूतियों को दे सकता है कि भी इसको बनाओ, मेरा तो टाइम पूरा हो चुका, हम तो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, मैं मर भी सकता हूँ, मेरे प्रतिनिधि भी मर सकते हैं, या फिर आगे आने वाले जिन को मैं अपना रेजिम, मेरे मरने के बाद मेरी रेजिम को संभालने के लिए जो प्रतिनिधि मैंने तैयार किए हैं, उनके ऊपर भी आंच आ सकती है, वो भी मर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आयातुल्ला खमेनेई परमाणु हथियारों से संबंधित ये सारी चीजें इनको सौंप कर जा सकता है। ये भी डर अमेरिका को बहुत बड़ा है। दोस्तों, अगर ये सारी सामग्री हिजबुल्ला को, लश्कर तैयबा को या फिर हूतियों को के हाथ ये लग गई, तो समझो ये इसका इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ आत्मघाती हमलों में तो करेंगे ही करेंगे, ये इस चीज का इस्तेमाल भारत के खिलाफ भी करेंगे, ये इस चीज का इस्तेमाल अमेरिका के खिलाफ भी करेंगे। ये सबसे बड़ा डर है इजराइल का और अमेरिका का, साथ में भारत का भी। अब यहाँ पर सोचने वाली बात ये है दोस्तों कि जब ईरान को ये पता था कि तुम्हारी फोर्डो नाम की न्यूक्लियर साइट के ऊपर अटैक होने वाला है, तो क्या ईरान इतना बेवकूफ कंट्री है कि वो फोर्डो न्यूक्लियर साइट में जितना भी न्यूक्लियर मटेरियल पड़ा हुआ है, जितना भी यूरेनियम या फिर मशीनें पड़ी हुई है, क्या वो उनको वहां रहने देगा? खुद से ही सोचो कि हमारे ऊपर कोई अटैक करने वाला है, हमें पहले से ही पता है, तो क्या, और जिस चीज के लिए अटैक करने वाला है, जिस चीज को खत्म करने के लिए अटैक करने वाला है, तो क्या हम वही चीज हम अपने उस ठिकाने पर रखेंगे? हम तो उसको वहां से चुटकियों में गायब कर देंगे। हमारे पास बी प्लान जरूर होगा। जब अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी इस बात को नकार रही है कि फोर्डो नाम की न्यूक्लियर साइट की, ईरान की न्यूक्लियर साइट के आसपास किसी भी तरह की कोई भी रेडियो धर्मिता या फिर रेडियो एक्टिविटी लीकेज की कोई रिपोर्ट नहीं है और वो डिटेक्ट नहीं हुई है, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये निकलता है कि इस अटैक से पहले अमेरिका ने जो अभी अटैक किया है उस न्यूक्लियर फोर्डो नाम के न्यूक्लियर साइट पर, उस अटैक से पहले ही ईरान ने अपना सारा मटेरियल वहां से यूं चुटकियों में साफ कर दिया। चुटकियों में साफ करने का मतलब वो कोई सुई नहीं है, उठाई और गायब कर दी। मतलब धीरे धीरे करके वहां से वो सारा सामान गायब कर दिया होगा। या फिर हो सकता है कि उस न्यूक्लियर साइट के बगल में ही थोड़ी दूरी पे ही, क्योंकि वो सारा पहाड़ी क्षेत्र है, गुफाएं हैं, किसी भी सामान को जब जिस जगह पर हमें ज्यादा खतरा होता है उसका बी प्लान हमारे पास पहले से तैयार होता है। हर कंट्री करती है, छोटे से छोटे ऑर्गेनाइजेशन के पास भी बी प्लान तैयार होता है पहले से ही। तो ईरान के पास ऐसा प्लान भी जरूर होगा कि जिसकी वजह से उसका ये रेडियो मटेरियल बच गया। दोस्तों, अगर अमेरिका
अपनी इस कार्रवाई में इजराइल के साथ मिलकर अगर कामयाब हो जाता है, ईरान की रेजिम को चेंज कर देता है। हालांकि ईरान का जो तानाशाह है आयतुल्लाह खमेनी, इसने पहले से ही वहां के राष्ट्रपति के साथ मिलकर ये आदेश पारित कर दिया कि अगर वो मारा जाता है तो मेरे बाद उसके जो उत्तराधिकारी होंगे, बहुत सारे धर्मगुरु हैं, उन धर्मगुरुओं में से 3 धर्मगुरुओं को इसने अपना उत्तराधिकारी बनाया है कि इन 3 धर्मगुरुओं में से ही छांटा जाएगा कि कौन खमेनी का उत्तराधिकारी होगा। खमेनी ने अपने बेटे को अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया यहाँ पर, क्योंकि खमेनी को लगा कि भाई जैसी सोच खमेनी की है वैसी ही सोच उसके बेटे की नहीं है। उसके बेटे की सोच थोड़ी सी पश्चिम से मिलती जुलती है, और पश्चिमी सोच को तो बिल्कुल भी ईरान के अंदर खमेनी घुसने भी नहीं देना चाहता। अगर ये रिजिम चेंज हो जाती है तो तेल की कीमतें गिर जाएंगी। गिरने का मतलब है कंट्रोल हो जाएंगे। अभी जो जितने ज्यादा आसमान को छू रहा है तेल की कीमतें, इसका असर भारत के ऊपर बहुत गहरा होगा। खाड़ी देशों में भारत को एक अच्छा मित्र मिल जाएगा ईरान के तौर पे, जिससे भारत को बड़ी हेल्प होगी। तेल सस्ता हो जाएगा भारत को, जहां से और कहीं कहीं से तेल खरीदना पड़ता है वो ईरान से अगर और ज्यादा सस्ते दामों में भारत को अगर क्रूड ऑयल मिलेगा तो उससे भारत की अर्थव्यवस्था और ज्यादा बढ़िया होगी। ईरान के ऊपर जितने भी प्रतिबंध लगे हुए हैं, जितने भी, तो वो सभी प्रतिबंध यूरोपियन कंट्री की तरफ से या फिर अमेरिका की तरफ से जो लगे हुए सभी प्रतिबंध हट जाएंगे और ईरान की अर्थव्यवस्था एक बार फिर से पटरियों पर आ जाएगी। हालांकि दोस्तों ऐसा निकट भविष्य में मुझे लगता नहीं है, क्योंकि लड़ाई और ज्यादा लंबी चलेगी। अगर अमेरिका खमेनी को मारने में कामयाब नहीं हुआ तो ये लड़ाई ज्यादा लंबी चलेगी, क्योंकि अभी जो फोर्डो नाम की न्यूक्लियर साइट के ऊपर जितना दावा किया गया था अमेरिका की तरफ से, क्योंकि वो फेल होता दिख रहा है, किसी भी तरह का रेडियो लीकेज डिटेक्ट नहीं हुआ। तो दोस्तों देखते हैं भविष्य में आगे क्या होगा। दोस्तों अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो, जो सिंपल भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि अमेरिका और इजराइल की जो ईरान के अगेंस्ट जो कार्रवाई चल रही है क्या वो सही है, और अगर ईरान परमाणु बम बनाने में कामयाब हो जाता है तो क्या वो कभी भारत के खिलाफ भी इसका इस्तेमाल करेगा। तो प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए।